सतनाम, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं अमृता मिलन, वॉइस ऑफ मानवता टीवी पर आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम हम हार नहीं मानेंगे। पिछले एपिसोड में हम नारनौल से चल करके औरंगजेब से लड़ाई और उसके बाद में गुरु घासीदास जी का सफुरा माता जी से शादी और सफुरा माता जी के पिता के नाम के संबंध में जो लोगों का मत है वो अलग अलग मत इस यहाँ तक की हमने बात किया था। यहाँ तक सफर हमने तय किया था। आगे आज से अगला सफर हम तय करते हैं। इसके आगे क्या हुआ और इसके आगे का आंदोलन कैसा रहा, इस पर हम बात करेंगे आज। तो वेलकम करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे आदरणीय FR जनार्दन जी। जी जनार्दन जी, आपका स्वागत है। हाँ, धन्यवाद। चालू करें? जी जी बताएं। हाँ, तो पिछले एपिसोड में जी जो हमारा लाइट चली गई है। हेलो जी जी हाँ, तो पिछले एपिसोड में जो हमारा 31 मई को जो हम लोगों ने किया था चौथा एपिसोड जी, इसमें हम लोगों ने कोशिश किया था कि ये जो खास करके जो बाबा गुरु घासीदास जी का हम का कंसेप्ट है, जी ये कंसेप्ट बाबा साहब ने किधर से आया, क्यों इनका मूल सिद्धांत क्या है, जी इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। जी और उसमें हम लोगों ने कोशिश किया था कि नारनौल से जो सतनाम इधर चल के आए, उसके बाद की परिस्थिति के ऊपर हम लोगों ने यहाँ चर्चा किया है। और चर्चा करने के बाद हम काफी पिछले एपिसोड में बताए हैं, लेकिन आज जो हम लोग जो चर्चा करना चाह रहे हैं जी, कि इसके बाद जो गुरु घासीदास जी का जो ये जो होता है, इनका जो शादी होता है जी 1780 में आपके इसमें क्या नाम तिरपुर में जी, इसके तो उसके पर हम देखते हैं कि वो जो उनकी जो सुप्रा माता थी, वो देवदत्त जो उनका पिताजी का नाम था, किसी ने बोला है, और उस साथ ही इनको अंजूरी दास भी बोला करते हैं। अच्छा। तो इस तरह हम देखते हैं कि बाबा गुरु घासीदास जी का संबंध ये तिरपुर से एक समझ में आता है। और इसके बाद जो गुरु घासीदास जी का जो हम समझते हैं छत्तीसगढ़ में, ये आपने देखा होगी छत्तीसगढ़ में 3 घासीदास जी पैदा हुए जी, 3 घासीदास जी का रहता है। तो इसके बारे में जानना बड़ा जरूरी है जी। और इसमें आपने देखा होगा कि ये जो गुरु घासीदास, पहला गुरु घासीदास जी, ये मंडला जिले के बिछिया गांव के आसपास के हैं। अच्छा। और ये जो है, ये कबीर पंथी या कबीर इसको प्रचारित करते हुए छत्तीसगढ़ आते हैं। अच्छा। और छत्तीसगढ़ में आकर के जो बंगोली है बलौदापुर में जी, ये यहाँ पर इनका मठ भी है और माघी पुन्नी के दिन इनका मेला भी लगता है। ये पहले हमारे इधर घासीदास जी के नाम से करते हैं। और दूसरा जो घासीदास जो मतलब इधर आता है जी, वो है आपके राजनांदगांव जिला का एक जो ये राज परिवार के हैं। अच्छा। और ये भी मतलब इसमें राज्य टाइप के इन्होंने किया। और निश्चित रूप में इन्होंने फिर इनके नाम से जो महंत घासीदास जी एक संग्रहालय है रायपुर में। अच्छा। तो इसके नाम से ही, महंत घासीदास जी के नाम से ही ये संग्रहालय है आपका रायपुर में। ये महंत घासीदास जी जो राजनांदगांव वाले हैं, इनके नाम से है। अच्छा। और इस तरह हम देखते हैं जो तीसरा जो घासीदास जी, जिसको हम गुरु घासीदास जी बोलते हैं, ये हमारे गिरौदपुरी में पैदा हुए। और खास करके इसका संबंध इनके जो माता पिता का संबंध है, इनके परिवार के संबंध है, ये हमारे नावलों से जो नजर आता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि 3 जो घासीदास है, तो इनको भी लोगों को जानना जरूरी है। बहुत लोग इसके बारे में तो जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इनके बारे में नहीं जानते। तो मैं समझता हूँ इसके बारे में जानना बड़ा जरूरी है। जहाँ तक क्रांतिकारी बाबा गुरु घासीदास जी इधर जो हमारे छत्तीसगढ़ में आए और जिनके बारे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो उनकी जो खास करके हम देखते हैं कि 3 परिस्थितियों में बाबा जी ने जो जैद खाम यहाँ पर
प्रतिस्थापित किया और उसके उन्होंने स्टार्ट किया। जी। तो इसके बारे हम देखते हैं कि गुरु घासीदास जी के जो जानकारी, क्योंकि हम कोई भी बात करते हैं जी। तो पहले उसके ऊपर जानकारी होकर ही उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। जी। तो हो सकता है गुरु घासीदास जी की उस जमाने में जानकारी जो उनके पास उपलब्ध थी, तो इसके ऊपर उन्होंने चिंतन मनन किया। तो पहला जो उनका तो एक संबंध आता है कि उनके जो पूर्वज ये नारनौल के जो आए, तो वहाँ का जो घटना खास करके औरंगजेब के साथ जो घटना घटी है, तो इसके बारे में उनको जानकारी निश्चित में अपने दादा परदादा से मिला होगा। और ये भी उनको पता चला है कि 1657 में संत बिरभान जी ने ये सतनाम संस्कृति का जो उन्होंने ये किया था उधर नारनौल में, की भी जानकारी और जो श्रमण संस्कृति के आधार पर था। श्रम और श्रम, ये हम लोग ने इसके ऊपर व्याख्या किया है। तो ये श्रवण संस्कृति के आधार पे उन्होंने सतनाम पंथ का इन्होंने स्थापना किया था 1657 में। और इस तरह हम देखते हैं कि कालांतर में 1672 में जो सतनामी विद्रोह जो होता है औरंगजेब के खिलाफ, जो सामंतवादी था जो औरंगजेब, इसके खिलाफ सतनामी का विद्रोह होता है, तो इसके बारे में भी उनको जानकारी जरूर मिला होगा। और बाद में हम देखते हैं कि ये जो सतनामी है, इनका जो पलायन होता है, जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस माइग्रेशन, ये नारनौल से चल के जो इधर आए, दुखी होकर के आए। क्योंकि पलायन दो तरह का होता है, एक होता है प्रोस्पेक्टिव माइग्रेशन, जिसको पलायन बोलते हैं, और दूसरा होता है डिस्टेंस माइग्रेशन, जिसको बोलते हैं दुखी होकर के लोग एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते हैं। ये जो सतनामी ने थे, ये जो नारनौल से जो इधर जो आए, छत्तीसगढ़ की तरफ आए, ये दुखी होकर के आए, ये डिस्टेंस माइग्रेशन से आते हैं। और ये जो आकर के हम आप जैसे हमको पता है कि ये जो सोना खान के जंगल में लोग यहाँ पर दरगाह काट करके वहाँ पर ये करते हैं, और जिनको जो सोना खान का जो राजा था बिजवार नरेश है, उसका काफी इनको सपोर्ट मिला था। और इसी प्रकार इनका जो संबंध है, इनका जो जानकारी है, निश्चित रूप में जब उधर गुरु नानक देव और के जो 10 जो गुरु हुए, तो इनके बारे में ही मैं समझता हूँ, इनके बारे में कहानी जरूर सुने होंगे। और इसी तरह उन्होंने देखा कि सिख प्रदेश और सिख धर्म का स्थापना जो उधर पंजाब के अंदर हुआ, तो इसके मोमेंट के ऊपर उनको जानकारी मिली। और इसी तरह एक बड़ी घटना घटी उस समय कि 1 जनवरी 1818 को 1 जनवरी 1818 को एक भीमा कोरेगांव का जो घटना घटी, तो इसके ऊपर जो हमारे महार भाई थे, इन्होंने पेशवा के खिलाफ बड़ी तादाद में जो पेशवा थे उनको परास्त किया था। 500 महार सैनिक है, तो इनको उन्होंने 28,000 सैनिकों को इन्होंने परास्त किया था। तो इस तरह इसकी भी वीरता की कहानी है, क्योंकि वो 1818 की थी। तो निश्चित है इसके ऊपर उनकी जानकारी हुई। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो सम्राट अशोक जो हुए, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है, खास करके सारनाथ में आपने देखा होगा, जिसको हम बोलते हैं अशोक स्तंभ। ये अशोक स्तंभ के ऊपर भी मैं समझता हूँ इनको निश्चित रूप से जानकारी इनके बारे में इनको चर्चा होगा। और इस तरह हम देखते हैं कि गुरु घासीदास जी जो चिंतन मनन करके जो उन्होंने नया जो स्वरूप दिया, सतनाम को एक नई परिभाषित किया, उन्होंने उसको स्टेब्लिश किया छत्तीसगढ़ में। तो इसके ऊपर हम देखते हैं कि वहाँ की जो स्थिति थी छत्तीसगढ़ की, कि यहाँ पर जो दमनकारी नीतियां जो चल रही थी पेशवा और अंग्रेजों के इधर, तो इसके बारे में उनको काफी मदद की जो ये थे, इसके ऊपर जानकारी थी। और दूसरी जो उन्होंने देखा कि छत्तीसगढ़ में जो बुद्धिज्म की दयनीय स्थिति थी, जिस तरह यहाँ पर जो बुद्धिज्म को नष्ट किया गया था, जिस तरह सिरपुर को नष्ट किया गया, मल्हार को नष्ट किया गया, आपका ये रतनपुर जो मतलब पूरा प्रदेश जो बुद्धमय था, तो इसको बुद्धिज्म को नष्ट करने का काम जो किया गया, खास करके जो शहरी संस्कृति के लोगों के द्वारा। तो इसके ऊपर भी बाबा साहब को, हमारे गुरु को निश्चित में जानकारी इकट्ठे किया होगा। और इस तरह हम देखते हैं कि इन सारे हालात के ऊपर, क्योंकि अगर वो चाहते
तो अगर वो बुद्धिज्म को भी ये सर्विस कर सकते, जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ, मैं जो समझता हूँ कि अगर ये कर सकते थे, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता में इतनी डर थी, इतना भय था, खास करके इसके ऊपर बुद्ध के नाम लेने के लिए, बुद्धिज्म के इसके ऊपर अगर इसका नाम लेको चलते तो शायद लोग जुड़े उनके साथ, जो 40-45% के लोग छत्तीसगढ़ के लोग जुड़े, मैं समझता उनके साथ ही जो छत्तीसगढ़ की जनता नहीं जुड़ पाई। तो इस तरह हम देखते हैं कि गुरु घासीदास जी ने इस तरह से उनको ये नहीं करते हुए उन्होंने एक नया कंसेप्ट जो दिया जैत खाम का, ये जैत खाम के कंसेप्ट को अगर हम देखते हैं तो जैत खाम के नीचे में जो चबूतरा होता है, जी जैत खाम के नीचे जो चबूतरा होता है, चार भुजा वाला जो ये होता है, जो जिसको हम पेडेस्टल बोल सकते हैं, उसके ऊपर जो जैत खाम खड़ा, ये जैत खाम जो लगभग 22-8 का लोग मानते हैं, और ये इसके चबूतरे पर खड़ा होना और चबूतरे का पूजा नहीं होता। आप देखेंगे कि चबूतरा के ऊपर ये जो पूजा जो भी करते हैं इसका सामान रखा जाता है, ये चबूतरे का पूजा नहीं होता, पूजा होती है जैत खाम की मान्यता है। चबूतरे के ऊपर बैठ जाते हैं, चढ़ जाते हैं, लेकिन बैठ जाते हैं, मतलब उसका उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता चबूतरा का जितना इम्पोर्टेंस आपका जैत खाम का। और जैत खाम का आकार आप देखेंगे कि ये आपका चौकोर नहीं होता, ये आपका गोलाकार है, ये बड़ा ये होता है कि ये गोलाकार का बड़ा महत्व। और इसी तरह हम देखते हैं कि हट जो डंडा जिसके ऊपर में डंडा लगा रहता है इन हित के सहारे, तो इसका भी एनालिसिस हम करते हैं तो हम ये इसको मैं समझता हूँ कि बुद्धिज्म का जो बुद्ध ने जो संदेश दिया है उसके काफी नजदीक हमको एक नजर आता है। और इस दूसरा का जो मेरे दिमाग में समझ में आती है कि गुरु घासीदास जी ने वैदिक संस्कृति के ऊपर उन्होंने श्रवण संस्कृति को खड़ा किया। ये बड़ा मनोवैज्ञानिक इस बात को समझना चाहिए कि हम जो है इस बात को समझ सकते हैं चबूतरा का मतलब ये पता नहीं होना और चबूतरा के ऊपर जैत खाम का खड़ा होना, जैत खाम का खड़ा होना वो भी गोलाकार। ये जो गोलाकार होता है आपने देखा होगा, एक गोलाकार एक प्रकृति से संबंध रखता है। ये जो गोलाकार जो होता है, गोलाकार या गोलाकार, अगर आप देखेंगे सूर्य चंद्रमा इसका भी आकार क्या होता है, लगभग गोला ही होता है। गुरु घासीदास अगर चाहते हैं तो चबूतरे का आकार भी गोल कर सकते हैं। हाँ उसमें डाल सकते, लेकिन उन्होंने गोला। और आज भी आप देखेंगे कि लोग जो जैत खाम बनाते हैं तो ये बनाना चौकोर बना बड़ा आसाना होता है कास्टिंग करना, लेकिन उसके बाद भी लोग उसको गोला बनाते हैं। ये इसका बहुत बड़ा महत्व है। और दूसरी चीज हम देखते हैं कि अगर प्रकृति में आप देखेंगे कि जैसे भी पेड़ पौधे जो उगते हैं इनका भी आकार अगर आप देखते हैं तो इसका भी आकार गोलाकार, ये आपको चौकोर पेड़ पौधे आपको नजर नहीं आएंगे। और इस तरह हम देखते हैं कि गोला का जो संबंध है, वृत्ताकार का जो संबंध है, इवन जो आपने देखा होगा कि ये जो अशोक स्तंभ है वहाँ का सारनाथ का, ये सारनाथ का अशोक स्तंभ भी एक गोलाकार। और ऊपर में जो 4 फेर हैं, 4 दिशा में 4 फेर हैं, तो उसमें आप देखिए उसका जो बेस है जिसपे 4 जानवर के साथ जो चक्र बना हुआ है, तो ये भी आप देखेंगे ये भी सर्कुलर में, ये भी कोई आपका चौकोर में नहीं। तो इस तरह हम देखते हैं कि खास करके जो बुद्धिज्म बोले या श्रवण संस्कृति बोले, ये भी चलिए प्रकृति के आधार के ऊपर ये होता है। लेकिन जो चौकोर का संबंध है, अगर हम चौकोर को देखते हैं तो खास करके आपने देखा होगा कि इन्होंने जब वैदिक संस्कृति में जो सबसे पहला जो ब्रह्म सूर्य बनाया, ये ब्रह्म सूर्य बनाया कि ब्रह्मा के मुख से उन्होंने जो 4 वर्ण बनाया, ब्राह्मण और शूद्र, ये 4 के आधार पर है। 4 वेद इन्होंने बनाया, इसका ऋग्वेद सबसे पुराना इनका वेद है। और इसी प्रकार इन्होंने 4 मठ बनाया, 4 मठ जो इन्होंने आदि शंकराचार्य ने बनाया। 4 इनका जो ये जो तीर्थ जो मिलते हैं कुल मिलाकर के आप देखेंगे
कि आज के तारीख में 4 का जो संबंध है, इस 4 का संबंध इसको हम वैदिक संस्कृति से लगाते हैं। इन सब के साथ 4 धाम भी आप जोड़ लीजिए कि 4 धाम की यात्रा करने जाते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं, ये बड़ा चिंतन का विषय है, बड़ा विश्लेषण का विषय है। निश्चित है इसके ऊपर हमें सर्कुलर और जो स्क्वायर है, इसके ऊपर हमें निश्चित रूप से ये जो करके दो संस्कृति को हम परिभाषित कर सकते हैं, एक वैदिक संस्कृति और दूसरा हमारा श्रमण संस्कृति। और ये जो जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, इन्होंने सारे के सारे लोगों ने श्रमण संस्कृति को ही ये किया, चाहे बुद्ध हो, चाहे कबीरदास हो, जितने भी हमारे संत महापुरुष पैदा हुए हैं, इन सब ने हमारे श्रमण संस्कृति को ही आगे बढ़ाया है। और उसी कड़ी में गुरु घासीदास जी भी इस श्रमण संस्कृति को आगे बढ़ाया है। इस बात से हमें हमारे साथियों को जानना, समझना बड़ा जरूरी है। इसका कंसेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। और दूसरी चीज, एक चीज आपने और देखा, एक और अच्छी चीज हुई, जो गुरु घासीदास जी ने जो जैन धाम का कंसेप्ट दिया, इस कंसेप्ट के साथ जो खास करके जो गिरौदपुरी में जो कुतुब मीनार के बड़ा जो जैन धाम बना, अगर इसके ऊपर भी आप जाएंगे, ये 2007 में इसका प्रशिक्षण चालू हुआ था। हालांकि इसका कंसेप्ट अजीत जोगी ने दिया था, और अजीत जोगी को दिमाग देने वाला ये हमारे सतनामी समाज का गेरू प्रसाद विचारे जी। ये गेरू प्रसाद विचारे जी ने जोगी जी जिसमें वो चीफ मिनिस्टर कहा, उस समय उन्होंने इसका कंसेप्ट दिया था। और उस कंसेप्ट क्योंकि जो केंद्र बिंदु होता है, एक केंद्र बिंदु से ताकत का इजाफा होता है। छत्तीसगढ़ में जो 2 बड़े जो केंद्र बिंदु नजर आते हैं, एक 18 दिसंबर जो हम लोग जयंती मनाते हैं, और दूसरा ये गिरौदपुरी का मेला। ये बड़े केंद्र बिंदु होने से क्या हुआ, इस्लामी समाज को जो ताकत है वो नजर आई। और इसलिए आपने देखा होगा कि 1983 में 16 जून को ये बिलासपुर यूनिवर्सिटी बनाया था। गुरु घासीदास जी की जयंती करना और छुट्टी डिक्लेयर करना पड़ा। और मैं यही चाहते हुए भी ये जो 51.43 51 करोड़ का ये जो जैन धाम बना, ये 51 करोड़ का जैन धाम आज जो रमन सरकार ने बनाया, और जिसका जो इन्होंने जो इनॉग्रेशन किया था 18 दिसंबर 2015। तो निश्चित रूप से इसको भी आप देखेंगे, सेट को, ये बड़े तारीखी कॉलेज है, ठीक है, बड़ा बनाया, 277 फीट ऊंचा है, 277 फीट ऊंचा है, और कुतुब मीनार से बड़ा ऊंचा है। तो इस 243 फीट 77 मीटर, जिसको हम 243, और कुतुब मीनार का जो है 72.5 मीटर और 233 फीट है। मतलब इसलिए मतलब कुतुब मीनार से बड़ा जैन बना है, ये एक बड़ा ऐतिहासिक है। और इसका भी शेप आप देखेंगे तो उन्होंने जो कल्पना किया है तो सर्कुलर में बना। इसका जो हेड तो देखेंगे, हर इसमें आपको सर्कुलर नजर आएगा, एक वृत्ताकार में नजर आएगा। तो मैं समझता हूँ ये भी अच्छी मतलब हमारे लिए एक बात है। और ये ऐतिहासिक जो आज की तारीख में धरोहर को बन गया, क्योंकि अशोक ने जो बनाया, बोलते हैं कि 3 साल को उन्होंने हजारों स्तूप बनाए, 84,000 स्तूप बनाए 3 साल के अंदर। जो बना पाया क्योंकि सत्ता उनके हाथ में, सत्ता उनके हाथ में, जो चाहता को इकट्ठा था। उन्होंने सारनाथ का जो पिलर जो बनाया, उन्होंने अपने हिसाब से उसको राजा पैसे तो उस हिसाब से किया। लेकिन घासीदास जी ने साधनहीन होते हुए भी समाज की एक नई संस्कृति, जो श्रवण संस्कृति जिसको हम बोल सकते हैं, वैदिक संस्कृति के जगह पर उन्होंने तो श्रवण संस्कृति का ये जो एक परिकल्पना करके जैन धाम बनाया। तो इसको ऊपर हमें जाना और समझना जरूरी है। और निश्चित रूप में आने वाले समय में हम लोग इसी पर और चर्चा करेंगे। और जो हमारे खास करके छत्तीसगढ़ में ये जो सतनाम आंदोलन है, इसके बाद में कैसा गुरु घासीदास जी ने इसको और आगे बढ़ाया, और उसके बाद आज की क्या स्थिति है, इसके ऊपर हम आने वाले समय में चर्चा करेंगे। तो मैं समझता हूँ आज के लिए ये है। तो अंत में मैं सभी साथियों को मेरा
जय भीम, जय सतनाम, जय जोहार। और निश्चित रूप से हम आगे और इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। तो आज के एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से सतुरा माता से शादी से लेकर के हमने अभी तक जैब खाम, जो कि कुतुब मीनार से भी ऊंचा है और छत्तीसगढ़ में 3 गुरु घासीदास हुए, इसके बारे में भी जनार्दन साहब ने ये नया विचार, नया जानकारी जो है लोगों के सामने रखा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी तरह से हम सतनाम आंदोलन में और आगे क्या क्या होता है और हमारे सतनाम आंदोलन का जो अभी तक का क्या परिणाम रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे आगे के एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को सतनाम, जय भीम, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय।